हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन में एक दो स्टेटमेंट का क्वेश्चंस किए थे। आज वही स्टेटमेंट के क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपका 9.3 का ये एक क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए इसको देखा जाए। सवाल हमारा है, उन सभी दीर्घवृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ऐसे तमाम दीर्घवृत्त होंगे, सबका सेंटर मूल बिंदु पर होगा। छोटा ए और बी का मान छोटा करेंगे तो छोटा दीर्घवृत्त बनेगा, और ए और बी का मान बड़ा करेंगे तो बड़ा दीर्घवृत्त बनेगा। तो ऐसा तमाम दीर्घवृत्त होगा, जिसमें से हम एक को लेकर के अपना सवाल आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होता है, ये समीकरण हमको मिलता है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। फिगर में जनरली हम लोग सिर्फ एक दिखाएंगे और दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई भी शो कर दिया जाता है। इसको हम लोग ये कहते हैं, दोनों साइड में ए होता है और ये लघु अक्ष की लंबाई बी होती है। ये सब कहानी, सब बेसिक बातें हैं। इसको हम मान लिए इक्वेशन तो हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया जाए। अब इसमें ध्यान दिया जाए, ए और बी हमारे दो कांस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हम ए बी की वैल्यू को घटा सकते हैं तो छोटा बनेगा, ए बी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बड़ा बनेगा। और चूंकि जनरली हम अपने तरफ से मान रहे हैं ए और बी, एक जनरल मान लिया जाए कि ये है ए बी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन बन गया। तो आइए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों पक्षों का। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका हो जाएगा x² का 2x और a² तो कांस्टेंट है, a² का कुछ नहीं करना है। ठीक इसी तरह से y² का हो जाएगा 2i, b² कांस्टेंट है, इसका भी कुछ नहीं करना है। y है इसलिए dy/dx, एक का 0 हो जाएगा, 2 और 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमको मिल जाएगी। डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ, dy/dx हो जाएगा लेकिन इसको एक बार और लेकिन मान निकाल लीजिए पहले। तो dy/dx की वैल्यू मिलेगी -x ऊपर, a² नीचे, b² ऊपर, y नीचे। ये मिलेगा हमको b²/a² x बटा y, b²/a² इंटू x बटा y। ये हो गई dy/dx की वैल्यू -b²/a² और बाकी x y है। फिर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हो जाएगा हमारा d2i/dx² इज इक्वल टू, यहाँ से b²/a² तो कांस्टेंट है, ये n/d का सूत्र लगाएंगे तो dn/ld, डिनोमिनेटर को लिखते हैं न्यूमरेटर का अवकलन माइनस न्यूमरेटर को लिखते हैं y का अवकलन dy/dx बटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमको मिला। अब यहीं से एलिमिनेट कर दिया जाए। यहीं से मैं वैल्यू निकाल देता हूँ इक्वेशन 2 से, या इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए। तो यहाँ से -b²/a² की वैल्यू हो जाएगी y/x dy/dx। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y टाइम हो जाएगा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब तो खत्म हो गया। यहाँ तो आना नहीं, ये x टाइम हो गया, x टाइम प्लस -x टाइम dy/dx का वर्ग।
यही पहले परवलय का हम लोग फिगर बनाएंगे। अब देखिए इसमें किसी परवलय की चर्चा नहीं किया, सिर्फ चर्चा क्या है, परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब 4ax के समांतर हो, अक्ष x से समांतर हो। तो पहले मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। देखिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। क्या होता है, इधर मुंह है, एक ये होता है जो लेफ्ट इसका मुंह रहता है, एक ऊपर मुंह होता है और एक नीचे, ये स्टैंडर्ड होते हैं। ये 4 पैराबोला स्टैंडर्ड होते हैं। जनरल क्या होता है, जब मूल बिंदु पर न हो, किसी दूसरे तरफ हो, जैसे जनरल में ऐसे हो गया, परवलय का मुंह कहीं ऐसे हो गया या परवलय कहीं यहाँ बन गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसका मुंह हो सकता है, परवलय कहीं ऐसे बन गया, ये सब जनरल है। तो आपका जो सवाल है वो कारक उसका अक्ष जो है x अक्ष के समांतर हो, तो हम इसको ऐसे बना देंगे। अब देखिए ये x अक्ष के समांतर अक्ष हो तो ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसका एक्सिस यही है तो कोई जरूर नहीं कि इसमें सटा हो, कहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ लिखा है तब भी कोई बुराई नहीं, ये भी परवलय x अक्ष के समय, इसका जो एक्सिस है यही होता है एक्सिस, परवलय का अक्ष वही जो रेखा शीर्ष से होकर जो रेखा जाती है वही उसकी एक्सिस होती है। तो ये जो लाइन है ये x अक्ष के समांतर है, ये भी x अक्ष के समांतर है, ये भी x अक्ष के समांतर है। तो कोई भी रेखा किसी भी वक्र को इसमें से हम ले सकते हैं। तो हम लोग ये एक ठो लेंगे, कौन सा लिया जाए जो थोड़ा सुविधा अनुसार हो, जो थोड़ा आसानी से हमारा काम कर दे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा सवाल है उन सभी परवलयों का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिनके अक्ष x अक्ष के समांतर है। तो हमने जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक पैराबोला हमने ड्रा कर लिया, इसका जो एक्सिस होगा वो x अक्ष के पैरेलल है, क्योंकि एक्सिस मुंह की तरफ होता है। इसी लाइन को, जो लाइन शीर्ष से होकर जाती है पैराबोला के वर्टेक्स से, उसी को एक्सिस मानते हैं। तो ये एक्सिस हमारा इसके पैरेलल है, इसी का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो पहले हम लोग इक्वेशन निकालते हैं कर्व का। सबसे पहले हम इस पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे। तो पैराबोला का इक्वेशन हमारा ये डायरेक्ट इक्वेशन का हमारे सूत्र होता है। इस तरह का इक्वेशन जब भी पैराबोला x अक्ष के पैरेलल हो और उसका शीर्ष किसी पॉइंट एच के पर हो तो उसका एक जनरल इक्वेशन होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन जब फाइंड आउट हो जाता है तो हम इसको देखते हैं कि इसमें कितने कांस्टेंट आए हैं। तो यहाँ हमारे सवाल में 2 कांस्टेंट है, एक k है और एक h है। यहीं से हमको पता चल जाता है कि सवाल को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है। 2 कांस्टेंट है तो हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया और पुनः हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद करते क्या है, जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं उन कांस्टेंट को गायब करके एक दूसरा समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं और वो जो समीकरण बनता है उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण कहते हैं। तो हमने यही काम किया है। इसका अवकलन एक बार किया, हमें कुछ वैल्यू मिली, फिर यहाँ से हमने दोबारा अवकलन कर लिया। फिर हमने क्या किया कि पहले समीकरण से y माइनस के की वैल्यू 2a/dy/dx होगी, यहाँ हमने भर दिया 2a/dy/dx। इसी को आगे बढ़ा दिया, दोनों पक्षों में dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, यहाँ एक पावर बढ़ गया। और इसको एक लिखने का तरीका भी होता है, सेकंड डेरिवेटिव को y2 लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिखते हैं। चूँकि यहाँ 3 पावर है तो हमने 3 पावर लगा दिया। तो इस तरह से ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो नाभि हमारी होगी मूल बिंदु पर तथा अक्ष x पर। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये नाभि हमारी हो गई जो मूल बिंदु पर है और जो इसका एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो इस तरह का हमारा इक्वेशन बनेगा। पहले समीकरण निकाल लिया जाए, चित्रानुसार परवलय का समीकरण हो जाएगा। मैं जनरल इक्वेशन वही कहानी है, y माइनस का वर्ग इज इक्वल टू 4ax माइनस समथिंग। अब क्या होगा, इसके लिए हम लोग कांस्टेंट को मान लें। तो मान लिया जाए कि ये दूरी h मान ले रहा हूँ मैं, ये अगर h मान लिया जाए तो ये पॉइंट हो जाएगा -h, 0। ये पॉइंट होगा -h, 0। परवलय का समीकरण सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ k की वैल्यू 0 हुई, क्योंकि शीर्ष को हम लोग h के मानते हैं।
तो k की वैल्यू तो हमारे 0 हो गई, y माइनस के का वर्ग इज इक्वल टू 4। a और h आपस में बराबर है तो मैं a को h लिख दे रहा हूँ, h और x माइनस, और h के स्थान पर माइनस h रखना, चूँकि ये वैल्यू निगेटिव h है तो ये प्लस h हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4h एक्स प्लस h। इसको इक्वेशन मान लिया जाए। अब यहाँ दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स, और ये 4h तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, यहाँ होगा 1 प्लस h का 0, यहाँ से 2 से इस 4 को काट दिया जाए 2h, और ये हो गया y dy बाई डी एक्स, यहाँ से h की वैल्यू निकल गई y बाई 2 dy बाई डी एक्स। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से मान 1 में पुटअप कर दिया जाए। तो समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये मान यहाँ पुटअप कर दिया जाए 1 में यहाँ पर, तो ये हो गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, h के स्थान पर y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, कोष्टक में x प्लस h, तो x प्लस h के स्थान पर y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मिल जाएगा हमको, ये 2 4 से कट गया 2 टाइम, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, तो x भी है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ऊपर और 2 नीचे कट जाएगा, y का स्क्वायर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। एक y सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, हर जगह y है, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए y बराबर 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग। तो इस टाइप का मिलना चाहिए, कितना आया, ये है नहीं, तो ये आपको आंसर मिलेगा। एक्सरसाइज 9.4, अवकल समीकरण को हल करने की क्रियाविधि। नंबर 1 ना लिखा जाए बल्कि इसी में लिखते चलें। इसके लिए लिखते चलिए, इसके लिए सभी x को dx के साथ तथा सभी y को dy के साथ अलग अलग पक्षों में रखते हैं तथा अब दोनों पक्षों का चर राशि के अनुसार दोनों पक्षों का चर राशि के अनुसार समाकलन कर देते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने की क्रिया में समाकलन करने की क्रिया में स्वच्छ अचर राशि को लिखना आवश्यक होता है। तो
तो ये हमारा वर्किंग कार्य करने का मेथड है, वर्किंग स्टेप है। मैं एक दो सवालों को डिस्कस करता हूँ। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन सवाल दिया dy बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स tan x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x। तो हमारा नियम, जो भी नियम मैं लिखवाया हूँ, नियम को पढ़ करके आप काम करेंगे। नियम क्या कहता है? नियम कह रहा है कि अवकल समीकरण को हल करने की क्रियाविधि में क्या करते हैं, इसके लिए सभी x को dx के साथ, तो हम देख रहे हैं x यहाँ भी आया हुआ वेरिएबल, x यहाँ भी आया, इसको dx के साथ ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ तिरछी तिरछा गुणा कर रहे हैं, तो हमारी कहानी बन जाएगी। तो तिरछी तिरछा गुणा करने में क्या मिलेगा, 1 का गुणा dy के साथ होगा तो dy हो गया, और dx का गुणा सेक x tan x के साथ होगा तो होगा सेक x इंटू tan x dx। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, सभी x को ds के साथ तथा सभी y को dy के साथ अलग अलग पक्षों में रखते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। दो पक्षों में सब x जो है दाहिने पक्ष में आ गया और सब y बाएं पक्ष में आ गया। तो ये काम हमने कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों का चर राशि के अनुसार समाकलन करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन लगा देंगे इधर भी, समाकलन का साइन लगा देंगे इधर भी। और जब भी समाकलन का साइन लगाते हैं तो आपको याद होगा कि एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं किसी एक पक्ष में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में। इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, तो हमने राइट हैंड साइड में जोड़ दिया। तो नियम हमारा कहता है समाकलन करते हैं, और समाकलन करने की क्रिया में स्वच्छ अचर, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्वच्छ अचर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है dy बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स टू सेक एक्स प्लस tan x। तो यहाँ भी वही कहानी, बटाई कर लिया जाए और तिरछी तिरछा गुणा कर दिया जाए, तो हमको बाएं मिलेगा dy और dx चला गया इसके साथ। तो इसका मैं इसमें गुणा भी कर ले रहा हूँ। सेक एक्स का 2 सेक एक्स में करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का tan में करेंगे तो प्लस सेक एक्स इंटू tan x, कोष्टक बंद कर लिया जाए, इसके साथ dx आ जाएगा। तो हमारा जो नियम कहता है कि सभी x को dx के साथ, सभी y को dy के साथ। नहीं y है तो कोई बात नहीं है, अगर y के dy के साथ y नहीं है तो आप लिख सकते हैं y टू द पावर 0। y नहीं है तो जबरदस्ती y हम ला भी सकते हैं, और नॉर है तब भी कोई बात नहीं है। मतलब dy y एक तरफ हो जाए, x एक तरफ हो जाए, यही कहानी है। जब ऐसा कर लेते हैं तो दोनों पक्षों का अब समाकलन करते हैं। तो समाकलन कर दिया जाए। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों को समाकलन का साइन लगा देंगे, इधर भी समाकलन का साइन लगा देंगे। समाकलन करना आप जानते ही हैं। यहाँ 1 का y हो गया, और 2 सेक स्क्वायर का समाकलन में आपको बताया गया होगा। पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। 2 सेक स्क्वायर x के साथ dx, और फिर सेक x tan x के साथ dx। तो ये y हो गया, और एक कांस्टेंट यहाँ लगा देंगे। जब भी समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट लगाना ज़रूरी होता है, तो कांस्टेंट यहाँ यूज कर लेंगे।
तो ये हो गया 2 और सेक स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता, आपको बताया गया है नहीं होता है। सेक स्क्वायर का सूत्र हम लोग जानते हैं tan x, तो सेक स्क्वायर का tan x हो गया, डायरेक्ट फार्मूला होता है। और सेक x tan x का भी सेक हो जाता है, तो प्लस सेक x इसका भी हो गया, प्लस कांस्टेंट इसका ही आंसर हो जाएगा। y इक्वल टू 2 tan x प्लस सेक x और प्लस सी को लिखना बहुत ज़रूरी है। सी नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर का नुकसान हो सकता है। ये 2 सवाल हो गया। एक सवाल और मैं बता देता हूँ, सवाल नंबर ये 5वां सवाल 3 साल आया हुआ है। 1 + x² dy/dx = x। 1 + x² क्वेश्चन नंबर 5। 1 + x² dy/dx = x। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, x को x के नीचे अगर 1 + x² लिख दिया जाए dx, तो ये सवाल हमारा इतना बन गया। इतना बनने का मतलब ये हुआ कि y एक तरफ होना चाहिए, सारा x एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से हमने 1 + x² को नीचे भेज दिया, x इधर रही है और dx को ऊपर कर दिया। तो सारा x एक पक्ष में और y तो अकेला है एक पक्ष में। अब यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन का साइन लगा देते हैं, इधर भी समाकलन का साइन लगा देंगे और c को लिखना जरूरी है। अब dy का आपको पता है y होता है, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा एक काम कर लिया जाए, 1/2 लिख के यहाँ अगर ऊपर 2 लगा दें तो कोई बुराई नहीं है। और ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा। 1 का अवकलन 0 और x² का 2x, इस कंप्लीट का अवकलन होगा 2x। तो अगर हर का अवकलन अंश में दिखता है तो डायरेक्ट समाकलन का सूत्र होता है लाग हर, यानी इसका समाकलन इतना ही होगा। 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया और इसका समाकलन लाग हर। कब इस सूत्र यूज करते हैं? जब हर का अवकलन अंश में दिखे। इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो अगर हर का अवकलन अंश में दिखता है तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन आपको दिख है तो उसका डायरेक्ट समाकलन का फार्मूला होता है लाग हर, यानी हर वाली राशि प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x dy/dx नहीं प्लस y का स्क्वायर। तो नियम कहता है कि सब x को एक पक्ष में, सब y को दूसरे पक्ष में। तो यहाँ एक काम कर लिया जाए कि इसको मैं लिख दूंगा x dy/dx y² - y, ऐसे लिख देंगे। फिर इसको ऐसे कर दिया जाए, dx को मैं दाहिने ले जा रहा हूँ, x को नीचे कर दिया, dy इधर है, इसको मैं इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसा करने से हम जो सोच रहे थे वो बन गया। क्या सोच रहे थे कि y को एक पक्ष में, x को दूसरे पक्ष में। तो इसको हमने यहाँ कर दिए तो ये मिल गया। फिर इसको नीचे भेज दिए, x और dx को उधर कर दिए, तो dx नीचे ऊपर जाएगा, x ऊपर है नीचे जाएगा। अब सारा y एक तरफ, सारा x एक तरफ। अब समाकलन कर देते हैं। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने का। तो समाकलन का साइन लगा देते हैं, dy y² - y = dx। एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। अब समाकलन करने वाला मेहनत है, समाकलन करना आप लोग जानते हैं। इसका समाकलन ऐसे कर दिया जाए, इसमें मैं y जब भी नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो आपको बताया गया है कि इसका खंड अगर हो जाए तो खंड कर लीजिए, इसका खंड हो जाएगा। y कामन लेंगे तो y - 1 होगा, यहाँ दोनों में y है तो हमने y कामन ले लिया तो y - 1, 2 खंड बन गया। जब 2 खंड हो जाता है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ता है। तो और यहाँ देखिए, यहाँ तुरंत हो गया log x। आप जानते भी होंगे 1/x का होता है log x। इसका कहानी ख़त्म हो गया। और यहाँ जो है पार्शियल फ्रैक्शन में मैं इसको तोड़ रहा हूँ। जब इसमें और इसमें एक का डिफरेंस हो तो 2 भिन्न बना लेते हैं, 2 भिन्न बनाते हैं और बीच में माइनस साइन। इसका मान इतना ही होगा, यानी ये जो व्यंजक आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू इतना ही होगी। जैसे एक छोटा सा कहानी मैं बता दूँ, 1/6 है
तो इसको लिखेंगे 1/2 गुणे 3 6 होगा। ये एक का अंतर है दोनों में, तो इसको लिखते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसकी वैल्यू तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो अगर एक भिन्न है तो हम दो भिन्न बना सकते हैं माइनस करके। या एक भिन्न था, हमने दो भिन्न बना दिया, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। ये y-1 छोटा है, y बड़ा है, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो आप पाएंगे यही पाएंगे। मैं गुणा करके दिखा भी दे रहा हूँ। ये y यहाँ जाएगा, माइनस के साथ y-1 यहाँ चला जाएगा, नीचे y-1 y कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इसको हमने इतना बना दिया। अब इसका हम लोग समाकलन कर देंगे, बाकी इधर log x प्लस c। तो इसका भी log हो जाएगा। 1/y का log y होता है, तो 1/y-1 का हो गया log y-1, फिर 1/y का log y हो गया तो log y, इसका log y-1, इसका हो गया log y। समाकलन हो गया बराबर log x प्लस कांस्टेंट। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी कांस्टेंट लिखा जाता है, इस कांस्टेंट का एक नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका नाम देते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब स्वैच्छिक नियतांक, इसको हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा पर निर्भर, स्वैच्छिक अचर बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और स्वैच्छिक का मतलब है वो हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हम इसको क्या लिखेंगे। अगर ये c लिखा है तो हम ज़बरदस्ती इसको log c लिखना है, पूरा y दूसरे पक्ष में। जब ऐसा बन जाता है उसके बाद हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद जब भी समाकलन करते हैं तो राइट साइड एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट क्या हो सकता है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप c लिखेंगे, इसको log c लिखेंगे कि tan c लिखेंगे। ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है और इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये वाला हमारा हमने समाकलन का साइन यहाँ लगा दिया। 1/s का समाकलन log x होता है। यहाँ चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको नियम बताया गया। पहले इसका खंड करते हैं। जब दो खंड बन जाता है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में इसको ब्रेक करते हैं। जब आंशिक भिन्न में ब्रेक हो जाता है तब आसानी से इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि अभी 1/x टाइप का बन गया। तो 1/x का log x होता है, तो चूँकि y-1 है तो हमने y-1 लिख दिया। ये भी 1/y है, log y हो गया, बाकी ये ठीक है। अब चूँकि आंसर हमको ये सेटिंग करनी है तो हमने क्या किया, इस वाले को इधर कर दिया, log y को राइट ले गया तो प्लस log y हो गया। और c को ज़बरदस्ती हम log c बना दिए, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा पर निर्भर है। जैसा हमें बनाना रहता है वैसा बना देते हैं। अब log का नियम है कि log a धन log b धन log c, log a धन log b धन log c, तो log हटा देते हैं और वैल्यू का आपस में गुणा कर देते हैं। और इधर log y-1 है, log को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये चीज़ हमारा आंसर मिल गया। यही हमको आंसर लाना था। तो आज के सेशन को हम लोग 9.4 और 9.5 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।